हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मनोज स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो पे प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को सॉल्व कराएंगे। इसके पहले 12 नंबर तक करा दिया है, प्ले लिस्ट बना दिया है, उसके माध्यम से सारे वीडियो हमारे देख सकते हैं। चलिए देखिए, अब जो प्रश्न आपके 25 सेट नंबर 13 में है, अब तो आपके लगभग 20 प्लस सही होने चाहिए, क्योंकि यही सेट आपको घूम फिर के लगभग लगभग क्वेश्चन का लेवल वही है जो हमने 12 सेटों में कराया है। तो अब आपका जो है तैयारी अच्छी हो जानी चाहिए, क्योंकि 15 सेट है इस बुक में टोटल, और अभी 2 सेट बचे हुए हैं। अब आपके क्वेश्चन की संख्या रफ्तार पकड़नी चाहिए और सही ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, गलत नहीं होने चाहिए। अगर गलत होते हैं तो फिर आपकी तैयारी में कमी है, उसको तैयारी को सुधारिए और बढ़ाइए। चलिए यहाँ पर देखते हैं, 26 नंबर से स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है, यदि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 13√2 यूनिट है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए, कापी पेन लेकर बैठ जाइए, लगाते रहिए, वीडियो को रोक दीजिएगा, उसके बाद चेक करिएगा कि आपके कितने सही होते हैं, है ना। ईमानदारी से लगाएंगे तो फ़ायदा मिलेगा। अगर ऐसे ही आपको लगाना है मुझवानी, तो कोई बात ही नहीं। देखो कैसे लगाएंगे। सबसे पहले देखो, ध्यान देना है, इस सवाल को अच्छे से पहले पढ़ लिया होगा। यदि किसी वर्ग के विकर्ण, देखिए वर्ग वर्ग हमारा इस तरीके से बनता है ना, ये वर्ग है हमारा, और इसका विकर्ण, अगर हमने कहा वर्ग की भुजा अगर a सेंटीमीटर है, तो सभी को पता है वर्ग का जो विकर्ण आपका हो जाएगा a√2 हो जाएगा, है ना। ये हमने बता रखा है। अगर भुजा a सेंटीमीटर की है तो विकर्ण क्या होता है, a√2 होता है। और यहाँ पर विकर्ण की लंबाई क्वेश्चन में दिया गया है, तो हम ये कह सकते हैं a√2 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 13√2, है ना। तो यहाँ से √2 कैंसिल हो जाएगा, और a की जो वैल्यू हमारी है कितनी है, 13 है। हम ये कह सकते हैं जो वर्ग की जो भुजा है इसकी 13 है, यानी इसकी जो भुजा है कितनी है, 13 है। और वर्ग में पता है चारों भुजाएं सब में बराबर होती हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। अगर हमें ये पता है तो भुजा स्क्वायर क्षेत्रफल होता है। 13 के स्क्वायर कर देंगे 169 होगा वर्ग यूनिट, है ना। विकल्प नंबर क्या होगा, बी नंबर। तो उम्मीद है आपका भी बी नंबर सही आया होगा। इस तरीके से आपको लगाना था, सिंपल प्रश्न था। यहाँ पर देखिए, इस टाइप के भी सवाल अक्सर पूछ लिए जाते हैं। अच्छा सवाल है। यदि 2x² प्लस ax प्लस b को x-3 से अगर विभाजित किया जाता है तो शेष 35 बचता है, और 2x² प्लस bx प्लस a को अगर x-3 से विभाजित किया जाता है तो शेष 29 बचता है। तो पूछा गया है a प्लस बी का मान कितना होगा। देखिए कैसे लगाएंगे। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि पहले शेष कितना बचता है, जब हम x-3 से डिवाइड करते हैं 35 बचता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब जो इसमें हम x-3 से विभाजित करेंगे तो बराबर में क्या लिखना पड़ेगा, जो शेष लिखा होता है। इसमें ऑलरेडी दे रखा है 35 बचता है, तो हमें 35 लिखना पड़ेगा। तो हम ऐसा करते हैं 2x² प्लस ax प्लस बी में, है ना। यहाँ पर क्या करते हैं, पहले वाले में x-3 है ना, तो x-3 बराबर 0 कर लेते हैं। ऐसा हमने बताया है कई बार। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी इस इक्वेशन में आपको 3 रख देना है। तो 3 रखेंगे x की जगह, तो कितना आएगा, 3 गुणे 3 9, 9 दूनी 18 होगा, है ना। 18 अब प्लस ये 18 लिखा हुआ एक है, और प्लस ax है, यानी यहाँ पर आ जाएगा आपका 3a। अब प्लस का कितना है, b बराबर आपको लिखना पड़ेगा 35, है। अब आप ध्यान दीजिएगा, 18 में से इधर 35 को घटा देंगे, तो आप 18 में से 35 घटाएंगे तो आपको कितना आ जाएगा, यहाँ पे सिंपल है, कर लेंगे। तो ये आपका आ जाएगा 3a, यहाँ लिख दे रहे हैं, ये आपका आ जाएगा 3a प्लस का b बराबर 35 में से जब हम 18 घटाएंगे तो हमारा 17 आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप बना लीजिए। अब दूसरे वाले में देखिए, यहाँ पर 2x² प्लस bx प्लस a लिखा हुआ है, x-3। यहाँ पर भी 3 रखेंगे, लेकिन बराबर में इसमें 29 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर रखेंगे 3 3 9 दूनी 18, 18 आएगा यहाँ पर भी। अब प्लस 3bx आएगा, अब प्लस का a, सॉरी b की वैल्यू रखेंगे ना 3, x की वैल्यू 3 रखेंगे, 3b आएगा, है ना, 3b आएगा, ठीक है ना। ये आपका 3b होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और बराबर में कितना लिखेंगे, यहाँ पे 29 लिखेंगे। अब 29 में से 18 घटा देंगे तो आप कहेंगे जो आपकी इक्वेशन आएगी 3b, अब प्लस का a। 29 में से जब हम 18 घटा देंगे, ठीक है ना, 29 में जब हम 18 घटाएंगे तो कितना आएगा, 11 आना चाहिए, है ना, 11 आ जाएगा। अब इन दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। जोड़ देंगे तो 3a और एक ये है तो 4a हो जाएगा, और 3b है तो 4b हो जाएगा, और इनको जोड़ेंगे तो 7 एक 8 28 हो जाएगा। 4 कॉमन ले लेंगे, यानी a प्लस बी बराबर 4 का भाग भी दे देंगे इधर, तो a प्लस बी बराबर कितना आएगा, 7। विकल्प नंबर क्या होगा, सी। तो देख रहा है, ऐसे जब सवाल होंगे ना तो आपको इसी तरीके से लगाना होगा, और कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है। अक्सर सवाल इस टाइप की परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। आगे हम बढ़ते हैं।
लिखा हुआ यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के बराबर 0 के दो असमान और वास्तविक मूल हों तो के का मान ज्ञात करिए, इनमें से किसका अनुसरण करेगा, है ना। तो देखो सबसे पहले वास्तविक दिया है, वास्तविक मूल है, इसका मतलब इसकी वैल्यू जो है आपको जो विविक्तर होता है डी बराबर क्या होता है आपने पढ़ा होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू 0 से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको रख लेना है। इस इक्वेशन में आप ध्यान दीजिएगा ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू एक्स का कॉफिशिएंट होता है और बी की वैल्यू यहाँ पर के है और सी की वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी आपका के है, ठीक है ना। ए बी सी की वैल्यू हमने लिख लिया। अब यहाँ पर बी स्क्वायर है तो यहाँ पर के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4ac यानी 4 तो माइनस का 4k हो जाएगा, इज ग्रेटर देन 0, इसमें के कॉमन ले लेंगे तो k माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। अब आप देख रहे हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं, k माइनस 4 यानी k की वैल्यू 4 से बड़ी होगी और k की वैल्यू जो है 0 से क्या होगी, छोटी भी होगी, इसका मतलब यही हुआ ना। तो आप देख सकते हैं k का मान ऐसा देखिए जो आपका k यानी 4 से तो बड़ा होना चाहिए और 0 छोटा, विकल्प नंबर क्या है यहाँ पे डी होगा, विकल्प नंबर क्या होगा, डी नंबर आपका क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, बहुत ही सिंपल है, पूछ लिया गया है तो आप इसको लगा सकते हैं। पहले 2 का भाग 8 में दे देंगे ना, क्योंकि पहले छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 2 चौको 8 और 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 आएगा, यानी आप इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 70 में 5 का भाग भी दे दीजिए तो कितना आएगा, 5 से कम 5, 5 चौको 20 इंटू यहाँ पर कितना आएगा, 2 चौको 8 और 4 आएगा ना, 10 में से 4 घटाएंगे ना तो 6 आएगा, ठीक है ना। और इसमें फिर से भाग का हमें 3 देना है, ये भी ध्यान रखना है, 3 दूनी 6 और यहाँ पर 14 दूनी 28 होना चाहिए, 28 होगा, विकल्प नंबर क्या होगा, यहाँ पर डी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, लिखा हुआ है किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 61 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 1320 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके विकर्णों की लंबाई का योग क्या होगा। देखो हमने मतलब 12 सेट करा चुके हैं और लगभग आपके 19-20 सवाल सब मिल रहे हैं, उसी से मैच कर रहे हैं। तो अब आपके सवाल गलत नहीं होने चाहिए क्योंकि लास्ट आपका आ गया है 15वें सेट तक पहुँच रहे हैं, तो अब आपके सही होने चाहिए। देखो समचतुर्भुज की बात हो रही है तो रोम्बस की बात हो रही है। सबसे पहले हम एक रोम्बस का एक डायग्राम इस तरीके से बना लेते हैं, है ना। ये रोम्बस है हमारा और इसकी एक भुजा की लंबाई दी गई है, इसकी एक भुजा मान लेते हैं ये 61 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल दिया गया है और इसके विकर्णों की लंबाई का योग पूछा गया है। देखो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले इसका विकर्ण होता क्या है तो आप कहेंगे 1/2 d1 इंटू d2 विकर्णों का गुणनफल होता है और यही एरिया क्वेश्चन में 1320 यहाँ पे दे रखा है ना। अब हम आपसे कहेंगे d1 इंटू d2 कितना होगा तो आप कहेंगे सिंपल है तो निकाल ही लेंगे, d1 इंटू d2 इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे तो आपका आ जाएगा 2640। तो कहने का मतलब d1 इंटू d2 यानी उनके विकर्णों का हमने प्रोडक्ट जो है वो हमने फाइंड कर लिया है, कितना आया 2640 आया है। अब अगर हम आपसे कहें कि यहाँ पर आपको बताना क्या है, प्रश्न में d1 d2 पूछा गया विकर्णों का योगफल, एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा भुजा का स्क्वायर यानी इनके भुजा का स्क्वायर होता है 61 का स्क्वायर, एक फार्मूला हमने पढ़ा होगा और इनके विकर्णों के आधे का योगफल दोनों का, है ना, इसके बराबर होता है, ये आपका कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं d1, है ना, d1/2 पहला विकर्ण का स्क्वायर अब प्लस d2/2, ये आपका कॉन्सेप्ट होता है। सीधे भुजा के स्क्वायर और उनके विकर्णों के आधे के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है, ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। अब आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। तो अब इसको आपको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर जो है निकल आएगा। तो कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, तो यहाँ पर आपका d1 स्क्वायर अब प्लस का d2 स्क्वायर तो आएगा ही और 2 दूनी 4 होगा, 4 एलसीएम आएगा, 61 गुणे 61 करने के बाद कितना आएगा, यहाँ पर आपको गुणा कर लेंगे 61 के स्क्वायर जितना होगा उसमें से, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर आपको निकाल आएगा, ठीक है ना। आप इसको निकाल लीजिएगा, जो भी वैल्यू आएगी d1 d2 की, मान लीजिए आप सॉल्व कर लेंगे, कुछ ना कुछ तो आएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, d1 प्लस d2 पूछा गया है, मान लीजिए d1 प्लस d2 हमने कुछ वैल्यू मान लिया, मान लो x टाइप की कुछ भी वैल्यू आ रही है। अब आपको क्या करना है, एक फार्मूला फिर इसमें बाद में लगाना होगा, ठीक है ना। एक फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है ना, जैसे आपने d1, एक फार्मूला आपको और यूज करना पड़ेगा d1 प्लस d2 का स्क्वायर, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे एक फार्मूला यूज करना पड़ेगा d1 प्लस d2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, और यहाँ पर आपने फार्मूला पढ़ा ही होगा
D1 प्लस D2 अब प्लस 2D1 ये वाला फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा, है ना। तो इससे क्या होगा, D1 जो आपने निकाला यहाँ रख दीजिएगा, और D1 भी निकालना, ये भी कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। फिर आपका D1 जो भी आएगा उसका रूट ले लेंगे, अंडर रूट, फिर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लगा लीजिएगा। और कोई रास्ता तो नहीं दिख रहा है इसमें कि छोटा हो सकता है। भुजा इतनी दी थी 61, और विकर्ण की लंबाई भी नहीं दिया गया था, इसलिए थोड़ा दिक्कत थी। तो इस तरीके से लगा लीजिएगा, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 7% तक का धोखा देता है, उसका कुल लाभ क्या होगा। देखो 7% कम है ना, तो इसका मतलब 7 कितना 14, सीधे सक्सेसिव लगा देंगे। अब प्लस 7 × 7/100, तो ये आपका 14 आएगा, और यहाँ पर आएगा 0.49, है ना। 14.49 कहाँ लिखा हुआ है, विकल्प नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर 32 नंबर देखते हैं, लिखा हुआ है, दी गई सारणी के आधार पर बताना है 2001-2006 की अवधि के दौरान वेतन में प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत में वृद्धि हुई है। तो वो अच्छा सवाल है। यहाँ पर सबसे पहले 2001 और 2006, है ना। तो सबसे पहले हमें 2001 और 2006 के दरमियान पूछा गया है। तो 2001 में देखिए वेतन कितना है, तो आप कहेंगे 2001 में जो वेतन है आपका 1500 है, आपको दिख रहा होगा। और 2006 में वेतन की अगर हम बात करते हैं तो 5200 है ना। अब हम आपसे कहेंगे 1500 से कोई चीज़ अगर 5200 हो रही है तो कितनी बढ़ रही है, तो आप कहेंगे 3700 बढ़ रही है। और यहाँ पर बटे में 1500 आएगा × 100, इतना आप कर लेंगे, उम्मीद है। इसके बाद 0 0 काट लेंगे, और यहाँ पर 3700 बटे कितना होगा, 15 हो जाएगा। इसको डिवाइड कर लेंगे, 15 दूनी कितना होता है, 30 होता है, ठीक है ना। और इसके बाद 7 70 आएगा, फिर 15, देख लीजिए कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपका आ जाएगा। फिर 15 चौको 60, 15 छक्का 90, दशमलव में कुछ समथिंग जाएगा ये। तो इसको देखते हैं, अप्रॉक्सीमेट 246 पॉइंट कुछ लगभग आएगा, है ना, लगभग 15 छक्का 90, फिर ऐसे कुछ आएगा। तो ये 0.6 के आगे जा रहा है ना, तो एक नंबर बढ़ा लेंगे यहाँ पे, यानी 247 हो जाएगा। अगर यहाँ 0.5 से कम होता है फिर 246 ही रहता है। अगर यहाँ पर 0.5 से भी कोई नंबर बड़ा आता है ना, तो इसमें एक डिजिट बढ़ा देते हैं, याद रखिएगा। 247 क्या होगा, विकल्प नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। एक संख्या का वर्ग उसी संख्या के दुगने से 3 अधिक है, संभावित संख्या क्या होगी। सिंपल है, आप इसको लगा सकते हैं। एक संख्या हमने x माना, संख्या का जो वर्ग है उसी के दुगने से क्या 3 अधिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका बन गया, है ना। तो अब आप इसको क्वाड्रेटिक तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हैं, तो -3 लाना है डायरेक्ट, है ना। ये तो चलो बेसिस कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, -3x प्लस का x माइनस का 3 बराबर 0। यहाँ x कॉमन ले लेंगे इन दोनों में, तो x -3 आएगा। अब प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो x -3 आएगा बराबर 0। तो यानी x बराबर 3 आएगा और x बराबर -1 आएगा। दो आंसर पॉसिबल होंगे, 3 और -1 कहाँ लिखा हुआ है, 3 और x बराबर 3 और -1, विकल्प नंबर डी होगा, है ना। विकल्प नंबर डी क्या होगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है, यदि किसी सारणी के सभी पदों का समांतर माध्य 40 है और माध्यिका जो है 50 है, तो उस सारणी के पदों का बहुलक क्या हो सकता है। देखो बहुलक बराबर आपने पढ़ा ही होगा, 3 गुणे माध्यिका -2 गुणे माध्य होता है ना। बहुलक बराबर आपने पढ़ा होगा, ये बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका -2 गुणे माध्य होता है। ये फार्मूला हमने कई बार बताया है। तो अब आप यहाँ पर देखिए समांतर माध्य, तो यहाँ पर समांतर माध्य समझते हैं ना, माध्यिका ही एक तरीके से है। माध्यिका यहाँ दिया है ना 50, तो 3 गुणे 50 लिखेंगे। अब माइनस माध्य यानी समांतर माध्य ही आपका 40 दिया है, तो 2 गुणे 40 कर देंगे, तो यह आपका आएगा 150। अब -40 दूनी 80, घटा लेंगे 70 आ जाएगा। तो बहुलक यहाँ पर कितना होगा, 70 होगा। विकल्प नंबर क्या होगा, डी नंबर। फार्मूले बेस्ड सवाल था और कुछ नहीं था। 35 नंबर देखते हैं। लिखा हुआ है, यदि किसी संस्था में सदस्यों की संख्या 2500 है, यदि संख्या पहले वर्ष में 10% बढ़ती है और दूसरे वर्ष में 10% घट जाती है, तो 2 वर्षों के बाद सदस्यों की संख्या में कितनी वृद्धि या कमी हुई है ना। देखो सिंपल है, आप ऐसे प्रश्नों को लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो सबसे पहले यहाँ पर संख्या कितनी थी, 2500 थी, है ना। 2500 जनसंख्या थी पहले। अब हुआ क्या, 10% बढ़ गई, यानी हम सीधे कर सकते हैं 110%, है ना। सीधे 110% निकाल लेंगे,
कितनी बढ़ जाती है हमें पता चल जाएगा। 11 × 25 कितना होता है 55, 11 दूनी 22, 5 27, यानी 2750 जनसंख्या अब करंट टाइम हो गई। और दूसरे वर्ष क्या लिखा हुआ है, दूसरे वर्ष में 10% घट जाती है ना। दूसरे वर्ष में क्या है 10% क्या घट जाती है, तो इसी में से 10% क्या करना है घटा लेना है। तो पूछा क्या गया है 2 वर्षों के बाद सदस्यों में कितनी वृद्धि है कमी है। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, देखो एक और तरीका था लगाने का, इसको आप ऐसे लगा सकते थे। देखिए 2 वर्षों के बाद सदस्यों की संख्या है ना। देखो अगर हमने कहा कि 2500 जो संख्या थी आपकी, एक सेकेंड, 2500 जो संख्या थी और 10% बढ़ जाती है यानी 110/100, और फिर 10% घट जाती है यानी 90/100 है ना। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो 2 0 कट गए आपके, और ये इधर से 2 0 कट गए है ना। ये आपको कितना आ जाएगा 11 नहीं है, कितना होता है 99 होता है ना। 11 नहीं है, कितना होता है 99 होता है, और 99 में से हम 25 से गुणा कर देंगे तो 5 9 45, 45 और 4 कितना होता है 49 है ना। फिर 2 से करेंगे 2 नहीं 18, 18 1 19, जोड़ लेंगे 5 9 8 17 और 9 4 13 1 14, ये 2475 हो गया। अब आप समझिए ना, पहले 2500 था, अब 2475 हो गया। कितनी कमी हो रही है, आप कहेंगे 25 सदस्यों की कमी हो रही है ना, इस तरीके से लगाना था। तो यहाँ पर जो विकल्प आपका होगा 25 सदस्यों की कमी, विकल्प नंबर क्या होगा सी नंबर। तो जितना रिजल्ट आएगा आपको इससे तुलना कर लेना है, 2500 से कितना हमारे पास पहले था अब कितना बच रहा है, तो इससे आप आंसर जो है पता कर सकते हैं तेजी से। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ 366 पृष्ठों वाली एक पुस्तक के पृष्ठों को गिनने हेतु कितने अंकों की आवश्यकता होगी। नंबर सिस्टम का सवाल है, सिंपल है। देखिए 1 अंक वाले अंक आप जानते ही होंगे, 1 अंक वाले जो डिजिट आपके होते हैं वो आपके 0 से लेकर 9 ही तक होते हैं ना, तो सीधे आपके 9 होते हैं, सभी को पता है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं 2 अंकों वाली है ना, 2 अंकों वाली संख्या, तो 2 अंकों वाली संख्या आपकी 10 से स्टार्ट होती है और 99 तक चलेगी, यानी टोटल 90 होते हैं। 2 अंकों के जो डिजिट होते हैं आपके टोटल लिखने के लिए 90 है ना। और 3 अंकों की बात हो रही है ना, 3 अंकों की, देखिए 3 अंकों की बात हो रही है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 3 अंकों की, तो देखो यहाँ पर हमारे 90 और 99 तो हो ही चुके हैं। तो इसका मतलब 366 में से आपको 99 पहले घटा लेना है। 16 में 9 गया 7, 15 में 9 गया 6, यानी 267 अभी आपको और डिजिट चाहिए है ना। 3 अंक वाले जो नंबर हैं, 3 अंक वाले जो नंबर हैं आपको 267 चाहिए होगा है ना। इतने डिजिट आपको जरूरत पड़ेगी। सिंपल है, 9 डिजिट के सिंगल होते हैं 1 गुणा करेंगे, इसमें डबल डिजिट होते हैं 2 से करेंगे, इसमें 3 से करेंगे। सबको क्या करना है जोड़ देना, आंसर आपका आ जाएगा। सबको गुणा कर लीजिएगा, जोड़ लेंगे तो आपका आंसर 990 हो जाएगा। इस तरीके से लगाया जाता है। और विकल्प नंबर बी, पहले 1 अंक वाले संख्या निकालिए और 2 अंक वाले 3 वाले। 3 अंक के होंगे ना जितने नंबर, उसमें 3 से गुणा करना होता है। 2 अंक के जितने नंबर होते हैं उसमें 2 से, और 1 अंक में 1 से, बस सबको जोड़ दीजिएगा। आपके टोटल गिनने हेतु कितने अंकों की जरूरत पड़ती है 990 हो जाएगा राइट आंसर। यदि की संख्या मध्यम असंयमित बंटन का माध्य और माध्यिका क्रमशः इतना इतना दिया गया है तो बहुलक पूछा गया क्या होगा। देखिए कैसे लगाएंगे 37 नंबर। तो यहाँ पर भी आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य होता है। उसी का फार्मूला फिर से यूज करेंगे। बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य होता है ना, ये आपने पढ़ा होगा। और यहाँ पर 3 गुणे माध्यिका, माध्यिका यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में, ये 15.6 दिया गया है, 15.6 माइनस 2 गुणे, और माध्य की बात करते हैं, माध्य हमें दिया गया 15 दशमलव कितना दिया गया है 15.73 है ना। माध्य और एक सेकेंड, असंयमित बंटन का माध्य और माध्यिका क्रमशः, अच्छा पहले माध्य दिया गया था, सॉरी दोस्तों, पहले माध्य था आपका 15.6। 1 मिनट, यहाँ पर जो माध्य होगा ना ये 15.6 लिखना था यहाँ पे, कोई बात नहीं 15.6 लिख लेंगे। और ये जो वैल्यू आपकी थी ना 15 कितनी थी यहाँ पे 73 थी, ये करना था आपको है ना। अब आपको क्या करना है, दोनों गुणा करके घटा लेंगे ना, आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन है, सॉल्व कर लीजिएगा। 15.99 इस प्रश्न का आंसर होगा। विकल्प नंबर सी क्या होगा राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है 2 संभावित त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में अनुपात दिया गया है। छोटे त्रिभुज का परिमाप 63 है, बड़े त्रिभुज की भुजा छोटे त्रिभुज की भुजा से कितनी अधिक बड़ी है। देखो
सबसे पहले करना क्या है आपको, यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक दो समबाहु त्रिभुज हैं, उनके एरिया का अनुपात दिया गया है। तो कन्फर्म है कि ये पहला बड़ा होगा, दूसरा छोटा होगा, है ना। तो अगर हम समबाहु त्रिभुज का परिमाप करते हैं छोटे त्रिभुज की, अगर हम मान लेते हैं कि छोटा त्रिभुज एक बड़ा है, अगर हम छोटे त्रिभुज का परिमाप की बात करते हैं, छोटे त्रिभुज का परिमाप, है ना, छोटे त्रिभुज के परिमाप की बात करते हैं तो उसमें 3 भुजाएं होती, सभी को पता है, 3 गुणित भुजा बराबर यहाँ पर परिमाप दिया गया है 63, है ना। तो इससे हम कहेंगे भुजा कितना होगा, तो आप कहेंगे भुजा जो आपका आएगा 21 सेंटीमीटर आगे, यानी छोटे त्रिभुज की भुजा हमको पता है 21 सेंटीमीटर है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल और छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लिखेंगे √3/4, यहाँ पे लिखते हैं। बड़े त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा √3/4 भुजा स्क्वायर, और छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना, छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, √3/4, इसकी भुजा हमको पता है 21 है, 441 आएगा, और यही हमें अनुपात दिया गया क्वेश्चन में 16 और 9 का। ये तो कट गया और कुछ और कट रहा है, 9 चौको 36, 36 और यहाँ पर कितना आएगा, नहीं ये 81 आ जाएगा, यानी a² बराबर आपका कितना आ जाएगा 16 × 49। इससे a निकालेंगे बड़े त्रिभुज की भुजा 4 × 7 यानी 28। अब आप ही बताइए 21 से 28 कितना अधिक है, 7 सेंटीमीटर। विकल्प नंबर क्या होगा, बी नंबर। तो इस तरीके से लगाना था आपको, उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए हम अगले प्रश्न देखते हैं। 39 नंबर, किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 है तो वो संख्या कितनी होगी। देखो सिंपल है, संख्या हमने मान लिया x है, इसके 60% यानी 60/100 का 3/5 36 है। सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर 12 आएगा, 12 पंचे 60, 5 से 5 कट गया, x बराबर 100, है ना। सिंपल था, कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं। विकल्प नंबर क्या होगा, 39 नंबर का ए नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। एक सर्वेक्षण में प्रेक्षणों की संख्या 40 है, यदि प्रथम 10 प्रेक्षणों का माध्य 4.5 और शेष का माध्य 3.5 है तो पूरे सर्वेक्षण का माध्य क्या होगा। देखो कैसे लगाएंगे, सबसे पहले देखो इस प्रश्न को कैसे लगाते हैं। पूरे प्रेक्षणों का माध्य पूछा गया है, देखो प्रथम 10 का दिया गया है ना, प्रथम 10 का दिया गया है 4.5, तो टोटल कितना आएगा 4.5 × 10 कर लेंगे ना, तो आपका आ जाएगा 45, है ना, प्लस इसी में प्लस भी करना पड़ेगा। और यहाँ पर शेष पर समझते हैं ना कि शेष लिखा हुआ है, शेष का माध्य कितना है 3.5 है, शेष का माध्य दिया गया है 3.5 है तो पूरे सर्वेक्षण का। तो यहाँ पर टोटल 40 थे ना, 10 तो हमारे हो ही चुके हैं, इसका मतलब 30 का दिया गया है, बाकी शेष कितने बचे होंगे 30 बचे होंगे। तो इनका गुणा कर लेंगे ना तो कितना आएगा 3 × 5 = 15 और 3 × 3 = 9, 1 10, एक जीरो पड़ेगा ना, तो 105 आएगा। 105 आपका आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ दीजिए और इन्हीं का माध्य पूछना है, तो दोनों को जोड़ेंगे, ये तो टोटल 10 हैं और इधर 30 हैं, दोनों को जोड़ के 40 से भाग कर देंगे, आपका आंसर निकल आएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 150 आएगा और टोटल नंबर कितने होंगे, माध्य 40 थे ना आपके, बस डिवाइड कर दीजिएगा, 4 × 3 = 12 और 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20, 3.75 क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। 20 सेंटीमीटर भुजा के एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो बहुत सिंपल है, भुजा दे रखा है और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर होता है, 20 × 20 कर देंगे, 4 × 5 = 20 और 20 × 5 = 100 √3। विकल्प नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए सिंपल था। अगला देखिए 2x² - 15x + 28 के मूल ज्ञात करिए। अब देखो मूल हमें निकालना है, तो सबसे पहले हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना, तो उसी से हमें पता चल पाएगा इसका मूल क्या होना चाहिए। देखो सबसे पहले इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सॉल्व करेंगे। 28 दूनी कितना होता है 56, और 56 के हमें ऐसे 2 फैक्टर करने हैं जहाँ पर 15 भी आना चाहिए जोड़ने पर। तो हम ये कह सकते हैं 2x² - 8x - 7x अब प्लस का 28, है ना, प्लस का 28 बराबर 0। अब देखिए 8 × 7 = 56, ये आपका बन जा रहा है और इसमें 2x कॉमन ले लेंगे तो आपका अंदर बचेगा x - 4 -7 कॉमन ले लेंगे तो x - 4, है ना। इसके बाद दोनों में कॉमन आपका x - 4 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2x - 7। अब ध्यान दीजिएगा x की वैल्यू यहाँ पर 4 आएगी
और x की वैल्यू हमारी 7/2 आएगी। आप दोनों नंबर देख रहे हैं धनात्मक हैं, इसका मतलब दोनों के दोनों क्या होंगे, धनात्मक हो जाएगा। जैसे आपके नंबर आते हैं धनात्मक ऋणात्मक, वही आपको बताना था। तो विकल्प नंबर क्या होगा, डी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हमें ये इस तरीके का ग्राफ दिया गया है, और ग्राफ तो चलो ठीक है। पूछा क्या गया, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। 1995, 96 और 97 में फ्लेवर मिंट के औसत उत्पादन और वर्ष 1998, 99 और 2000 में फ्लेवर एप्पल के औसत उत्पादन में अंतर पूछा गया है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, औसत उत्पादन पूछा गया है तो सबसे पहले हमारा काम होगा 1995, 96 और 97 का निकाल लेते हैं। तो 95, 97 देख रहे हैं ना आप, तो यहाँ पर सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, 95 का देखिए यहाँ पर कौन सा है, पूछा क्या गया है, फ्लेवर मिंट कौन सा है आपका, और यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लेवर मिंट जो है एम है ना, ये एम है, फ्लेवर मिंट एम वाला काला वाला है, कहने का मतलब है। तो 1995, 96, 97 लगातार 3 ईयर पे देखना है आपको, 3 ईयर पे देखना है। तो आप कहेंगे यहाँ पर काला वाला 50 है, 50 है, यहाँ 40 है, और यहाँ कितना है, यहाँ पर आपका कितना हो रहा है, यहाँ पर तो 60 नहीं हो रहा, 55 हो रहा है ना, बीच में आ रहा है। तो सबको जोड़ लेंगे, 50, 40, 90, 90 और 55 कितना होता है, 50, 40 और यहाँ पर 55 है ना, 3 से भाग भी देना होगा। तो ये आपका आ जाएगा कितना, 145/3, 145/3 है ना, 145/3 आप कर लेंगे, लाख बोतलें होंगी। अब अगला स्टेप हमारा होगा 98 और 99, 2000 है ना। 98, 99, 2000 में पूछा गया एप्पल समझते हैं ना, एप्पल का मतलब जो क्रॉस थोड़ा बीच में बना हुआ है, यानी मिडिल वाला नंबर कह सकते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पर आपको चलना है 98, 99, 98 ये है, इस पे चलना है, इस पे और इस पे, लास्ट में चलना है, बीच वाला देखना है आपको। तो बीच में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपको दिख रहा होगा, पहले नंबर पे तो यहाँ पर बीच में 55 आ रहा है ना, 60 से थोड़ा कम है तो 55 है, फिर 50 है और फिर से आपका 55 है। सबको जोड़ के 3 से भाग दे देंगे, 160/3 आएगा। अलग अलग हमने निकाल लिया, अब दोनों का अंतर पूछा गया है। तो 160 में से 145 घटाएंगे तो कितना आपका आ जाएगा, 45 यानी 15, 15 कितना आएगा, 3, 3 मतलब 5, 5 लाख है ना, 5 लाख कहाँ लिखा हुआ है, 5 जीरो भी बढ़ाना पड़ेगा हमें, 4, 5, 5 लाख होगा। विकल्प नंबर क्या होगा, डी नंबर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। उम्मीद है समझ गया होंगे, है ना, अच्छा सवाल था, ग्राफ का सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है 12, 13, 15, 18 का माध्य पूछा गया है। चलो पहले सबसे पहले इनको हम आरोही क्रम में लिख लेते हैं, बढ़ते क्रम में। वैसे देखा जाए तो बढ़ते क्रम में नहीं लिखा है, इसको पहले लिख लेते हैं। तो पहले आपका आएगा 6, फिर 8, फिर 12, फिर 12, 13, 15, 18, 18, 20 और 28। सबसे पहले हमने इतना लिख लिया ना, 6, 8, 12, 12, 13, 13, 15, 18, 18, 28, 18, 18, ये क्या गड़बड़ लिख दिया, 18, 18 के बाद 28 है, लास्ट में हमारा x है ना, x हमें खुद नहीं पता है कितना होगा। टोटल नंबर गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी सम संख्या है। चलो कोई बात नहीं है, सबको जोड़ लीजिए और 10 से भाग कर देंगे। तो सबको जोड़ेंगे ना तो आपका आएगा 130 + x और बटे 10 है, और यही माध्य हमें 15 दिया गया है। तो 130 + x बराबर आपका 150 आएगा, यानी x की वैल्यू हम कह सकते हैं 20 है। इसका मतलब x जो हमारा है 20 है, और 20 होने की वजह से ये नंबर जो है ना, ये नंबर 20 इधर कहीं आएगा, इधर आ जाएगा 20 है ना। अब यहाँ पर माध्य पूछा गया है, तो अब तो देखिए आपके संख्या भी हो गई टोटल 10, इधर 4 हटाइए, 1, 2, 3, 4 है ना, 13, 15 जोड़िए 28, 28 में से 2 से भाग कर देंगे ना तो 14 आएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर क्या होगा, सी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। इस तरीके से आपको लगाना था। अगला प्रश्न देखते हैं। एक वस्तु 12% की हानि पर बेची जाती है और 49 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा गया होता है, तो 2% का लाभ होता है, वस्तु क्रय मूल्य कितना होगा। देखिए कैसे लगाएंगे। सबसे पहले 12% की हानि पर कह रहा बेचा गया है, तो हमने मान लिया CP एक तरफ SP। 100 रुपये की चीज़ थी, 12% की हानि पे 88 में बेच रहे हैं। अब बोला है ना 49 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा होता है, इसको खुद देख लिए भूल जाइए
और आगे लिखा हुआ है तो इस कंडीशन में 2% का लाभ होता है। यानी अब हम यही समझ लेते हैं कि 100 वाली चीज़ को हम 2% के लाभ पे बेच रहे होंगे, कितने का, 102 का। पहले 100 वाली चीज़ को हम 20% या 12% हानि पर बेच रहे थे, 88 में बेच रहे थे। अगर यही चीज़ को अगर हम 2% लाभ पर बेचते तो जाहिर सी बात है 102 में बेच रहे होते। इस तरीके से बेचने में ओवरऑल देखिए 88 से 102 में बेच रहे हैं, तो यहाँ पे हमें कितने रुपए का अधिक हो रहा है, अधिक मूल्य पर बेच रहे हैं। तो 88 से 102 में बेच रहे हैं, हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है, अधिक कितने में बेच रहे हैं। तो यहाँ पर आप कहेंगे अधिक कितने में बेच रहे हैं, तो आप कहेंगे यहाँ पर तो आपका कितना 14 है ना, 14 रुपये आप यहाँ अधिक बेच रहे हैं। क्वेश्चन में बोला है 49, 14 बराबर 49, तो पूछा गया क्रय मूल्य यानी 100 बराबर पूछा है, 100 बराबर आपसे पूछ रहा है। तो आप निकाल सकते हैं, कोई सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। 49/14 और गुणे 100 आएगा, 7 7 49, 7 दूनी 14 और 7 गुणे 50 यानी 350 क्या होगा, विकल्प नंबर क्या होगा, डी नंबर। इस तरीके से आपको लगाना था। 250 ग्राम का एक विलयन जिसमें ग्लूकोज की मात्रा 5% है, आवश्यक ग्लूकोज की मात्रा कितनी होगी। सिंपल है, 250 ग्राम है, 5% है तो 5/100 कर लीजिए, है ना। 0 से 0 काट सकते हैं, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 25/2 का मतलब 12.5 ग्राम क्या होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर मासा पूछा गया, इनमें सब में से कॉमन देखिए मिनिमम पावर देखते हैं, हमने बताया है तो मिनिमम इसमें ए है ना, और ए तो सभी में है और कॉमन है, तो कन्फर्म में यही वाला होगा। बाकी चाहो तो पूरा सॉल्व कर लो, बी भी होगा और सी भी होगा। तो ऐसे प्रश्नों को आपको लगाना नहीं है, बस ऐसे देख लेना है जो इनमें सबसे मिनिमम मतलब पावर हो। ए की देख रहे हैं ना, ए की पावर यहाँ 3 है, यहाँ पर ए स्क्वायर है, ए है, तो सबसे मिनिमम ए की पावर 1 है। ए मतलब जब किसी नंबर में पावर नहीं लगी होती ना, उसे ए माना जाता है। तो इस तरीके से ए बी सी क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। किसी ईंट के भार का 3/4, देखिए सिंपल है, ईंट का भार x मान लिया, इसके 3/4 है ना। यदि किसी ईंट के भार का 3/4 यदि 7/8 है, तो हम आपसे कहेंगे x बराबर कितना आएगा, तो आप कहेंगे 7/8 गुणे 4/3 कर लीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी ये हमारा 7/6 हो जाएगा। इसी का 5/7 पूछा गया है, 7 7 कट गया, 5/6 किलोग्राम। विकल्प नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। यदि किसी समचतुर्भुज की एक भुजा और दो में से एक विकर्ण का जो प्रत्येक 16 सेंटीमीटर का है, यहाँ पर एक विकर्ण दे रखा है ना, तो सवाल हमारे लिए आसान हो जाएगा। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो अगर विकर्ण दिया होता ना तो फिर आपके लिए बड़ा सवाल हो जाता। विकर्ण दिया गया, आसान हो जाएगा। एक समचतुर्भुज की एक भुजा और दो में से एक विकर्ण है ना, ये विकर्ण मान लेते हैं 16 है, पहला एक विकर्ण मान लेते हैं 16 है, इसका आधा डिवाइड भी होता है, सभी को पता है, ये 2 विकर्ण होते हैं, ठीक है ना। तो इसकी भुजा भी कितनी है, 16 है, और विकर्ण की लंबाई भी कुछ क्वेश्चन में बोला है, प्रत्येक विकर्ण कितना है, 16 सेंटीमीटर का है ना। तो 16 है यानी इसका आधा कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा गया है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 d1 × d2 होता है। तो ध्यान दीजिएगा, एक विकर्ण देखा जाए तो आपका 16 दिया गया है ना, 16 दिया गया है। तो हम आपसे कहेंगे ये भुजा निकालिए, तो आप कहेंगे ये तो 90 डिग्री होता है, ये कर्ण हो जाएगा। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है। 8 का स्क्वायर 64, 88 64 होता है, घटा लेंगे, 6 में 4 गया 2, 15 में 6 गया 9, 192 आएगा। 192 को हम क्या ले सकते हैं, इसको हम 192 क्या ले सकते हैं, इसको हम फैक्टर कर लेंगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा। देखो 192 का हम यहाँ करके दिखा दे रहे हैं अलग, ठीक है ना। 192 के यहाँ पे हम करके आपको दिखा दे रहे हैं। पहले 2 से काटेंगे, 2 छाक 2 नहीं 18, 2 छाका 12, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, और यहाँ पे 12 आएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 छाका 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिरका 6, फिर 3 से, फिर 3 से, है ना। तो एक जोड़ा तो आपका ये बन जाएगा, एक ये 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 √3 आएगा। कितना दोस्तों आएगा, 8 √3 आएगा। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, है ना। 8 √3 आएगा, कितना आएगा, 8√3 कह सकते हैं। तो ये जो विकर्ण है ना, ये समझिएगा, ये जो इतनी भुजा हमने निकाला है, ये तो 8 थी, ये 16 थी, इतनी भुजा 8√3 है। और ये पूरा विकर्ण कितना होगा, तो आप कहेंगे पूरा विकर्ण कितना होगा, 2 अट्ठे 16, यानी पूरा विकर्ण जो होगा ना, ये कितना होगा, ये आपका 16 √3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16, क्योंकि डबल होता है ना, इसका आधा है, तो पूरा कितना रहा होगा, 16 √3। और पहला वाला विकर्ण हमें दिया ही गया था 16 है, आपको इसी में सॉल्व कर लेना है। 1/2, पहला विकर्ण 16 था और दूसरा वाला हमने निकाल ही लिया 16 √3, तो 2 अट्ठे 16, और 16 अट्ठे कितना होता है, 100, अच्छा 48, और 8 128 होता है, 16 अट्ठे 128 होता है। तो 16 अट्ठे 128 यानी 128 √3 कहाँ लिखा हुआ है,
विकल्प नंबर डी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा। इस तरीके से आपको लगाना था। इस टाइप के सवाल काफ़ी सारे बनते हैं समचतुर्भुज के, आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आपकी क्लियर हो जाएगी। एक समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है और इसका एक विकर्ण 6 सेंटीमीटर है। दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी? देखो इसको भी ऐसे लगा सकते हैं। सबसे पहले देखिए एक समचतुर्भुज इस तरीके से आपका दिया गया है ना, और इसकी एक भुजा की लंबाई दी गई है। एक भुजा क्या, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, और इसका एक विकर्ण भी दिया गया है 6, है ना, एक विकर्ण 6 दिया गया है। तो आप ये समझिए कि इसकी भुजा ये वाली 3 हो जाएगी, है ना। पूरी अगर 6 है तो ये इतनी जो भुजा होगी, इतनी समझिएगा, इतनी भुजा हमारी कितनी होगी, 3 हो जाएगी, पूरी 6 है। अब आप ध्यान दीजिएगा ये आपका कितना है, 4 है, ये तो कर्ण हो जाएगा, और हमें ये निकालना है ना। तो ये कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आप निकाल सकते हैं 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 घटाएंगे यानी 7 आएगा, यानी √7 आ जाएगा। ये इतनी √7 है, तो हमने कहा पूरी कितनी होगी, पूरा विकर्ण कितना होगा, तो आप कह देंगे 2√7 होगा। कितना होगा, 2√7 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई, यानी दूसरा वाला विकर्ण हमको पता चल गया है। और प्रश्न में यही पूछ रहा था दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी, 2√7। अगर एरिया पूछा होता तो 1/2 d1 × d2 से भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर 25 प्रश्नों को हमने कंप्लीट कर दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर एक चीज़ और बता दे रहे हैं कि अब देखिए 13वां सेट है, 2 सेट बचे हुए हैं। अब आपके कम से कम 20+ सही होने चाहिए, है ना, क्योंकि आप 12 सेट लगाने के बाद अगर 13वें में भी 20+ नहीं लगा पा रहे तो फिर आपकी तैयारी में कमी है, सुधार करिए, इम्प्रूव करिए। और किसी भी प्रश्न में अगर किसी को डाउट होता है तो आप कमेंट करके छोड़ दीजिएगा, उसको अगले वीडियो पे हम फिर अगले पार्ट में उस क्वेश्चन को शामिल कर लेंगे। चलिए धन्यवाद आप सभी का एक बार फिर से, नेक्स्ट क्लास में भी मिलते हैं।